अभी तक आपने सुना कि झीलिन पूरे गांव में मशहूर हो चुका है और वह अपने भागने के लिए रास्ते भी ढूंढ रहा है। अब सुनते हैं उसके आगे। झीलिन उसे मनाने लगा। बोला, मैं दूर नहीं जाऊंगा। बस उस पहाड़ी पर मुझे एक बूटी ढूंढनी है, तुम्हारे लोगों के इलाज के लिए। चल मेरे साथ। बेड़ी पहने हुए मैं भाग थोड़े ही जाऊंगा। कल मैं तेरे लिए तीर कमान बना दूंगा। छोटा मान गया और वे चल दिए। पहाड़ी देखने में तो पास ही थी, पर बेड़ी पहनकर चलना बड़ा मुश्किल था। चलता गया और जैसे तैसे चढ़ भी गया। झीलिन बैठ गया और जगह देखने लगा। दोपहर में जहाँ सूरज होता है, उस ओर कोठरी के पीछे तंग घाटी थी। उसके घोड़े चर रहे थे और नीचे एक दूसरा गांव दिख रहा था। उस गांव से एक और पहाड़ी थी। पहाड़ियों के बीच नीला नीला जंगल दिख रहा था। आगे पहाड़ ऊपर ही ऊपर चले गए थे। सबसे ऊपर थे हिमाच्छादित पर्वत। टोपी सा एक हिम पर्वत सबसे ऊंचा था। सूर्योदय और सूर्यास्त की ओर भी ऐसे ही पहाड़ थे। कहीं कहीं दर्रों में गांवों का धुआं उठ रहा था। अच्छा, तो यह सब तो इनका ही इलाका है, झीलिन ने सोचा, और वह रूसी इलाके की ओर देखने लगा। नीचे नदी थी और गांव जहां से वह आया था। चारों ओर बाग लगे हुए थे। नदी किनारे गुड़ियों सी लग रही औरतें कपड़े धो रही थी। गांव के पीछे थोड़ी नीचे को एक पहाड़ी थी और उसके पीछे दो और पहाड़ियां। उन पर जंगल था। दो पहाड़ियों के बीच धुंधला सा सपाट मैदान नजर आ रहा था और उस मैदान में बहुत दूर मानो धुआं फैल रहा था। झीलिन यह याद करने लगा कि जब वह किले में रहता था तो सूरज किधर से निकलता था और किधर डूबता था। उसने देखा ठीक उसी घाटी में किला होना चाहिए। इन दोनों पहाड़ियों के बीच ही भागना चाहिए। सूरज डूबने लगा। सफेद पहाड़ लाल हो गए। नीचे की पहाड़ियों में अंधेरा छा गया। तंग घाटियों में से कोहरा उठने लगा और वह बड़ी घाटी जिसमें किला होना चाहिए, सूर्यास्त की किरणों से आग की तरह चमक उठी। झीलिन गौर से देखने लगा। घाटी में डोलायमान सा कुछ दिख रहा था, मानो चिमनी से उठता धुआं हो। उसका मन कहता था कि बस यही रूसी किला हो। देर हो गई थी। मुल्ला की अजान सुनाई दी। मवेशी लौट रहे थे। गायें रंभा रही थी। लड़का कई बार घर चलने को कह रहा था, पर झीलिन का जाने को मन ही नहीं हो रहा था। वे घर लौट आए। झीलिन सोच रहा था, अब जगह का पता चल गया, भागना चाहिए। वह उसी रात भागना चाहता था। रातें अंधेरी थी, कृष्ण पक्ष था। पर बदकिस्मती से शाम तक तातार लौट आए। कई बार ऐसा होता था कि वे लौटते समय अपने साथ मवेशी खदेड़ कर लाते और हंसते गाते आते, पर इस बार कुछ नहीं लाए। बस एक काठी पर मारे गए तातार को लाए। वह लाल दाढ़ी वाले का भाई था। सब जले भुने लौटे थे, दफनाने के लिए जमा हुए। झीलिन भी बाहर निकलकर देखने लगा। तातारों ने मुर्दे को कफन में लपेट दिया। ताबूत के बिना ही गांव के बाहर चिनार के पेड़ों तले ले जाकर घास पर लिटा दिया। मौलवी आया। बूढ़े जमा हुए, टोपियों पर दुपट्टे बांधे हुए, जूते उतारकर मुर्दे के सामने घुटने के बल बैठ गए। आगे मौलवी, पीछे तीन बूढ़े
पगड़ी बांधे पास पास ही और उनके पीछे बाकी तातार बैठकर सिर नीचे झुका लिए और काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। मौलवी ने सिर उठाया और बोला, अल्लाह। यही एक शब्द कहा और फिर सिर झुका लिया। देर तक चुप बैठे रहे, जरा भी हिले डुले नहीं। फिर मौलवी ने सिर उठाया, अल्लाह। सब बोले, अल्लाह, और फिर चुप हो गए। मुर्दा घास पर रखा हुआ था और वे भी मुर्दे की तरह बैठे थे। कोई भी जरा सा हिलता डुलता तक न था। बस चिनार की पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर मौलवी ने दुआ पढ़ी। सब उठे, मुर्दे को उठाया और वे चले। एक गड्ढे के पास लाए। गड्ढा मामूली नहीं था, जमीन के नीचे तहखाने की तरह बगली बनी हुई थी। तातारों ने मुर्दे को बगलों और जांघों से पकड़कर उठाया, मोड़ दिया, हौले से नीचे किया, बैठे हुए को जमीन के नीचे घुसा दिया और उसके हाथ पेट पर टिका दिए। नगाई हरे सरकंडे लाया। गड्ढे में उन्होंने सरकंडे रखे और ऊपर से जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दी और बराबर कर दी। मुर्दे के सिर की ओर एक पत्थर खड़ा करके लगा दिया, जमीन को दबाया और फिर से कब्र के सामने बैठ गए। काफी देर तक चुप बैठे रहे। अल्लाह, अल्लाह। गहरी सांस ली और उठ गए। लाल दाढ़ी वाले ने बूढ़ों को पैसे दिए और फिर उठा, कोड़ा लिया, 3 बार अपने माथे पर मारा और घर चल दिया। अगले दिन सुबह झीलीन ने देखा कि लाल दाढ़ी वाला घोड़ी को गांव के बाहर ले जा रहा था और 3 तातार उसके पीछे जा रहे थे। गांव के बाहर पहुंचकर लाल तातार ने अंगरखा उतारा, कमीज की बाहें ऊपर चढ़ाई, मोटे तगड़े बाजू थे उसके। खंजर निकाला, पत्थर पर धार तेज की। तातारों ने घोड़ी का सिर ऊपर उठाया। लाल दाढ़ी वाले ने आकर घोड़ी की गर्दन काट दी, घोड़ी को गिरा दिया और उसे चीरने लगा। अपनी विशाल मुट्ठियों से खाल उतारता जाए। औरतें, लड़कियां आईं, घोड़ी की अतड़ियां धोने लगी। फिर घोड़ी के टुकड़े करके घर में ले गए और सारा गांव शोक मनाने लाल तातार के यहाँ जमा हुआ। 3 दिन तक वे घोड़ी का गोश्त खाते रहे और बुझा पीते रहे। सारे तातार घर पर ही रहे। चौथे दिन झीलीन ने दोपहर को देखा कि कहीं जाने की तैयारियां हो रही हैं। घोड़े लाए गए, उन पर साज कसा गया और कोई 10 लोग चल दिए। लाल दाढ़ी वाला भी चला गया, पर अब्दुल घर पर ही था। चांद भी चढ़ती कला में आया ही था। रातें अंधेरी थी। बस आज भाग लेना चाहिए, झीलीन ने सोचा और कस्तिलीन से कहा, पर वह डरने लगा। भागेंगे कैसे? हमें तो रास्ता भी पता नहीं है। मैं जानता हूँ रास्ता। रात भर में तो पहुँच भी नहीं पाएंगे। नहीं पहुँचेंगे तो जंगल में रात काट लेंगे। मैंने कुछ रोटियां जमा कर रखी हैं। आखिर कितने दिन यहाँ बैठे रहेंगे? पैसे आ गए तो ठीक है, पर कौन जाने तुम्हारे घर वाले इतनी बड़ी रकम न भी जमा कर पाए। तातार आजकल गुस्से में हैं कि रूसियों ने उनके आदमी को मार डाला है, सो हमें मारना चाहते हैं। कस्तिलीन सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा चलो। झीलीन छेद में घुस गया, उसे थोड़ा और खोदकर खुला किया ताकि कस्तिलीन भी निकल सके। अब वे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब गांव में सब शांत हो जाएं। जैसे ही गांव में सोता पड़ा,
जेलिन दीवार के नीचे घुसा और बाहर निकल आया। आप सुन रहे हैं कोहकाफ का बंदी बयानबाजी पर।